देखो रिवीजन में अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स। इसमें हमारा पहला कंसेप्ट आता है पार्टनरशिप डीड का। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? हमने पढ़ा था एग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है, पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टनर्स। अब कई बार आ जाता है ये जो एग्रीमेंट होता है ये ऑप्शनल है या मैंडेटरी है। तो ये एग्रीमेंट हमारा पार्टनरशिप डीड ऑप्शनल होता है, ये मैंडेटरी या कंपलसरी नहीं होता है। मैंडेटरी या कंपलसरी नहीं होता है ये, बल्कि क्या होता है, ऑप्शनल होता है। ठीक है, अब देखो ये पार्टनरशिप डीड अगर ऑप्शनल है तो या तो इसे प्रिपेयर करेंगे या इसे प्रिपेयर नहीं करेंगे, या तो पार्टनरशिप डीड बनाएंगे या पार्टनरशिप डीड नहीं बनाएंगे। अब सपोज करो जैसे स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स का स्कूल में एग्जाम देना क्या हो जाए, ऑप्शनल हो जाए, तो या तो पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। तो ऑप्शनल है, इसी तरह से पार्टनरशिप डीड या तो फर्म बनाएगी या नहीं बनाएगी। अगर फर्म ने पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर करी है तो जो कुछ भी पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा है उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। जो कुछ भी पार्टनरशिप डीड में लिखा है उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर लेकिन नहीं करी है, पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर नहीं करी है, तो उस केस में हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होता है। अब अगर पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होता है तो ये क्या कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नील होगा। जो पार्टनर फर्म में कैपिटल लगाता है उसके बदले फर्म उसे क्या देती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो नील होगा अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर कोई पार्टनर पर्सनल यूज के लिए पैसे या गुड्स निकालता है, उस ड्राइंग्स के ऊपर पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट देता है, अगर डीड साइलेंट है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग वो भी क्या होगा, नील होगा। तीसरा, पार्टनर की सैलरी, या सैलरी का दूसरा नाम क्या होता है, रेम्यूनरेशन। सैलरी का दूसरा नाम होता है रेम्यूनरेशन, वो भी नील होगा अगर पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पीएसआर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, इक्वल होगी अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। फिफ्थ पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, आईओएल का मतलब है इंटरेस्ट ऑन लोन। ये ध्यान रखना, पार्टनर कोई फर्म को लोन दे रहा है, पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है, तो फर्म उसके बदले क्या देगी, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन होगा 6% पर annum। लोन कौन दे रहा है, पार्टनर फर्म को, फर्म नहीं। अगर फर्म दे रही है लोन तो नील होता है, पार्टनर फर्म को दे रहा है तो पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा ना लोन के ऊपर, ये बना लेना, तो होगा 6% पर annum अगर डीड साइलेंट है। उसके बाद एडमिशन ऑफ पार्टनर, अगर डीड साइलेंट है तो नया पार्टनर एडमिट होगा, लेकिन जब सभी ऑल अदर पार्टनर्स क्या करें, एग्री करें। तो नया पार्टनर एडमिट होगा इफ ऑल पार्टनर्स एग्री। कोई एक भी पार्टनर अगर डिसएग्री करता है तो नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता है। लिखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहले आता है जो पार्टनरशिप है ना उसकी डेफिनेशन, पार्टनरशिप की डेफिनेशन सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में दी गई है। एमसीक्यू में कई बार आ जाता है सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो अगर आ जाएगी पार्टनरशिप की डेफिनेशन कौन से एक्ट में दी है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, उसके कौन से सेक्शन में दिया, तो सेक्शन नंबर 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। नेक्स्ट इसके बाद हमारा पॉइंट आता है सेकंड पॉइंट कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं फर्म में। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 हो सकता है किसी भी पार्टनरशिप फर्म में। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स क्या हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। थर्ड मैंने बताया पार्टनरशिप डीड ऑप्शनल होती है या मैंडेटरी, वो भी कई बार आ जाता है। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, ऑप्शनल, मैंडेटरी या कंपलसरी वो नहीं होती है।
कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पे, ठीक है। क्वेश्चन कई बार आता है कि क्या माइनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिट हो सकता है। माइनर मतलब जिसकी एज 18 साल से कम है। तो इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री, अगर सारे पार्टनर्स एग्री कर जाए तो माइनर में बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। ध्यान रखना, माइनर जो है एडमिट हो सकता है, पहली बात सभी पार्टनर्स एग्री करें। दूसरा, माइनर को अगर फर्म को कोई लॉस हुआ तो माइनर वो लॉस बियर नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट में शेयर माइनर को मिलेगा। तो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए माइनर एडमिट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, रजिस्ट्रेशन जो फर्म है, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन वो ऑप्शनल होता है, कंपलसरी नहीं होता है। जैसे कि पार्टनरशिप डीड ऑप्शनल होती है, कंपलसरी या मैंडेटरी नहीं होती है, वैसे ही फर्म का, कंपनी का रजिस्ट्रेशन तो कंपलसरी होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में होता है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी या मैंडेटरी नहीं होता है, ठीक है। अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टनर, पार्टनरशिप डीड अ फर्म इज डिसॉल्व्ड ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा है कि फर्म डिसॉल्व कब होगी, तो फर्म ऑटोमेटिक डिसॉल्व कब होगी, जब पार्टनर की किसी की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। अगर डीड में लिखा है कि कोई एक पार्टनर रिटायर हो गया, फर्म क्या होगी, डिसॉल्व होगी, तो डीड के अकॉर्डिंग चलेंगे। डीड में कुछ नहीं लिखा है कि डिसॉल्व कब होगी, तो कब डिसॉल्व मानी जाएगी, जब किसी पार्टनर की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ठीक है। एक सेकंड और थर्ड ये है कि कोई भी पार्टनर एडमिट या रिटायर कब हो सकता है, या तो कंसेंट ले ले सभी पार्टनर्स का, या कोई एग्रीमेंट हो जाए बिटवीन द पार्टनर्स। तो इसमें से फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट, ये दोनों पॉइंट लिख लो, ये तीन पॉइंट लिख लो, सेकंड और थर्ड रहने दो। इसके बाद नेक्स्ट एक कंसेप्ट लिखो, एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। दो चीजें होती है, जब तक ये कंसेप्ट समझ नहीं आएगा आगे भी समझ नहीं आएगा। एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एक हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, जो 11th क्लास में भी देखा होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितनी भी चीजें डेबिट साइड जाती हैं वो हमारी क्या कहलाती है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जाते हैं। फॉर एग्जांपल, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर, कमीशन। पी एंड एल अकाउंट में जितनी भी चीजें डेबिट साइड जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जैसे कि रेंट पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहे हैं, या फिर मैनेजर का कमीशन। और जो भी चीजें, एक अकाउंट बनेगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो भी चीजें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाती हैं वो हमारा क्या कहलाता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी या रेम्यूनरेशन, रिजर्व्स, ठीक है, या पार्टनर का कमीशन। मैनेजर का कमीशन नहीं, ध्यान से समझ लेना, पार्टनर का कमीशन एप्रोप्रिएशन में जाता है और मैनेजर का कमीशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो जो भी चीजें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाती हैं वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और जो भी चीजें पी एंड एल अकाउंट में जाती हैं वो होती है हमारी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर डिफरेंस आ रहा है तो लिख लोगे ना इस तरह से। थर्ड डिफरेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्म को अगर लॉस हो रहा है, फर्म को अगर लॉस हो रहा है तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाली चीजें पे नहीं करेगी फर्म। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, रिजर्व्स, कमीशन, ये सब पे नहीं करेगी, ये सब कोई भी पेमेंट नहीं होगी। लेकिन अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो लॉस के केस में भी फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट, मैनेजर कमीशन ये सब देना पड़ेगा। तो लॉस हो रहा है फर्म को तो चार्जेस वाली चीजें तो पे करनी पड़ेंगी, लेकिन एप्रोप्रिएशन वाली चीजें पे करने की जरूरत नहीं है अगर फर्म को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। समझ आया? तो ध्यान रखना, अगर फर्म को लॉस है तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली चीजें पे करनी पड़ेंगी। तो इसमें लिखो, even in case of loss, even in case of loss, firm have to pay it। और इसमें लिखना even in case of loss, firm, या फिर लिखना in case of loss,
फर्म विल नॉट पे इट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट तभी पे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर कमीशन, ये सब जब फर्म को क्या होगा, प्रॉफिट। लॉस के केस में पे नहीं करेंगे, लेकिन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली चीजें चाहे फर्म को लॉस हो या प्रॉफिट हो, हर केस में पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस आ रहा है तो ध्यान रखना। एक तो अंडरस्टैंडिंग भी बहुत जरूरी है डिफरेंस की, क्योंकि क्वेश्चंस में यूज होगा ये। दूसरा थ्योरी में भी कई बार आ जाता है। ठीक है, ये देखो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। सबसे पहले अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट पी एंड एल अकाउंट का डेबिट साइड जाता था ना, पी एंड एल अकाउंट में नेट प्रॉफिट डेबिट साइड आता था, वो नेट प्रॉफिट यहाँ से किस साइड आ जाएगा, क्रेडिट साइड। और अगर पी एंड एल अकाउंट में नेट लॉस था तो पी एंड एल अकाउंट में नेट लॉस बैलेंसिंग फिगर किस साइड आता था, क्रेडिट साइड, वो नेट लॉस यहाँ से आ जाएगा ऑपोजिट साइड। तो सबसे पहले तो पी एंड एल का लॉस दे रखा है क्वेश्चन में तो डेबिट साइड, और पी एंड एल का प्रॉफिट दे रखा है तो क्रेडिट साइड। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट फर्म को मिलता है तो फर्म की इनकम है, तो ये किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखवा रहा हूँ, इफ क्वेश्चन इज साइल, इसके मैं स्टार लगा देता हूँ, स्टार वन कर रहा हूँ। ठीक है, देखो अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आईओडी के लिए, अगर क्वेश्चन में हमें डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है, क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है कि ड्राइंग्स किस दिन करी है, ये गिवन नहीं है, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं 6 महीने का। तो इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, डेट ऑफ ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने महीने का निकालता है आईओडी, 6 मंथ्स का। हमेशा ध्यान रखना, बच्चा भूल जाता है। डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है तो कितने महीने का निकालेंगे, 6 महीने का। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड जाएगा, फॉर्म का खर्चा है। पार्टनर की सैलरी या रेम्यूनरेशन किस साइड जाएगा, डेबिट साइड। पार्टनर का कमीशन, ध्यान रखना ये मैनेजर का कमीशन नहीं है, किसका कमीशन है, पार्टनर का कमीशन, डेबिट साइड। कोई रिजर्व है तो वो भी हमारा डेबिट साइड जाएगा। उसके बाद अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आ रही है तो वो प्रॉफिट आ जाएगा, और अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड आ रही है तो ये हमारे क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर या तो डेबिट साइड प्रॉफिट आएगा या फिर क्या आएगा, क्रेडिट साइड लॉस आएगा। ठीक है, अब ये प्रॉफिट या लॉस किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जितने भी पार्टनर्स दे रखे हैं उनके पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और अगर पीएसआर नहीं दे रखे तो क्या लेंगे, इक्वल ले लेंगे। अब यहाँ पे मैं एक स्टार 2 भी करवा रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने पहले बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें दे रखा है इफ प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट बिफोर, हमें दे रखा है प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट, इसके आगे लिखा है बिफोर रेंट या इंटरेस्ट ऑन लोन या मैनेजर कमीशन, बस ये 3 चीजें ध्यान रखना। प्रॉफिट दे रखा है बिफोर रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन या मैनेजर कमीशन, तो ये जो क्रेडिट साइड नेट प्रॉफिट है ना, इसमें से रेंट क्या कर देना, माइनस कर देना, इंटरेस्ट ऑन लोन भी क्या कर देना, माइनस कर देना, और मैनेजर कमीशन भी क्या कर देना, माइनस कर देना। समझ आया। अगर क्या दे रखा है, प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट के आगे क्या लिखा है, बिफोर वर्ड लिखा है। बिफोर में भी 3 चीजें होनी चाहिए, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन या मैनेजर कमीशन, सिर्फ ये 3 चीजें लिखी है, तो इन तीनों को क्या कर देना, माइनस कर देना नेट प्रॉफिट में से। ठीक है, दूसरा अगर थर्ड पॉइंट अगर दे रखा है इफ नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल, आफ्टर लिखा है, क्या लिखा है, आफ्टर। ठीक है, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या आफ्टर पार्टनर सैलरी या रेम्यूनरेशन। इस बार रेंट की बात नहीं कर रहा, इंटरेस्ट ऑन लोन की नहीं। आफ्टर के आगे क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या पार्टनर सैलरी। तो क्रेडिट साइड नेट प्रॉफिट में ये चीजें क्या कर देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड बैक कर देना, और पार्टनर सैलरी भी क्या कर देना, ऐड बैक कर देना। ठीक है, और डेबिट साइड दिखा देना फिर ये पार्टनर सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये समझ आया, यहीं पे क्वेश्चन फंसेगा, इसलिए बार बार बता रहा हूँ। अगर नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल के आगे क्या लिखा है, बिफोर, समझ लो, लिख लेना बाद में, बिफोर लिखा है, और बिफोर के आगे 3 चीजें सिर्फ याद रखना, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर कमीशन, तो ये तीनों चीजें नेट प्रॉफिट में से माइनस होगी। ठीक है, अगर लेकिन लिखा है नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल के आगे आफ्टर, और आफ्टर के आगे 2 चीजें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या पार्टनर सैलरी, इसमें एड बैक होगा, माइनस नहीं होगा। नेट प्रॉफिट में से क्या होगा, एड बैक होगा, माइनस नहीं होगा। और फिर इसको डेबिट साइड दिखा देंगे, जितना यहाँ पर ऐड हो रहा है ना, उतना ही फिर क्या दिखा देंगे, ऐड करके क्रेडिट साइड ऐड करेंगे और डेबिट साइड शो कर देंगे। सपोज करो 100 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और 200 रुपए की पार्टनर सैलरी है, तो 100 और 200 यहाँ पे ऐड करेंगे क्रेडिट साइड,
और डेबिट साइड भी दिखा देंगे 100 और 200 पार्टनर सैलरी और कमीशन, 100 और 200। समझ आया किस तरह से होगा? ठीक है, तो इसको लिख लो यहाँ तक, *1 *2 करके भी लिख लेना, बना लो ये क्वेश्चन। देखो इलस्ट्रेशन 11 है, ध्यान से समझना। दो पार्टनर्स है अमन एंड बोमन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, मतलब 1:1 है। ठीक है, PSR इक्वल है 1:1। बिजनेस इज बीइंग कैरिड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अमन ऑन अ ईयरली रेंट ऑफ 24,000। जो बिजनेस चल रहा है ना, वो किसकी प्रॉपर्टी पे चल रहा है? अमन की प्रॉपर्टी पे। और अमन ने ये बिल्डिंग रेंट पे दे रखी है किसको? फर्म को। याद आया हो तो मैंने 3 चीजें बताई थी, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन। अमन को सैलरी मिलेगी 1,20,000 पर एनम, एंड बोमन को कमीशन मिलेगा 5% ऑफ नेट सेल्स विच ड्यूरिंग द ईयर वॉज 30 लैक्स। नेट सेल्स है 30 लाख, जिसका 5% कमीशन मिलेगा बोमन को। तो बोमन तो पार्टनर है, तो ये पार्टनर कमीशन कहलाएगा या मैनेजर कमीशन? पार्टनर कमीशन कहलाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24 बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट वॉज 5 लाख। कुछ याद आया? प्रॉफिट दे रखा है एज पर P&L बिफोर रेंट। तो जब भी प्रॉफिट बिफोर रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन या मैनेजर कमीशन होता है, तो प्रॉफिट में से ये सब क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो प्रॉफिट है 5 लाख का, उस 5 लाख में से रेंट को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। रेंट को क्या कर देंगे? माइनस। तो सही प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कितना आएगा? 4,76,000। यहाँ पे गलती हो गई तो पूरा गलत हो जाएगा। तो नेट प्रॉफिट में से सबसे पहले रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन माइनस करेंगे, अगर नेट प्रॉफिट एज पर P&L बिफोर रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन या मैनेजर कमीशन दे रखा है। उसके बाद अब पार्टनर को सैलरी मिल रही थी कितने की? 1,20,000। तो टू अमन कैपिटल, अमन को सैलरी कितनी मिल रही है? 1,20,000। सैलरी डेबिट साइड जाएगी। फिर बोमन को कमीशन मिल रहा था, टू बोमन कैपिटल, कमीशन जाएगा इस साइड। बैलेंसिंग फिगर कितनी आ जाएगी? 4,76,000 में से 1,20,000 और 1,50,000 माइनस कर देंगे तो 2,06,000। रेशियो क्या दे रखी थी? इक्वल, तो 1:1 हो जाएगी। 1,03,000, 1,03,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अमन और बोमन। समझ आया? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो इसे एक बार कैसे हुए। इस क्वेश्चन में सपोज करो पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी पूछ ले। ठीक है, तो मैं इसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट यहाँ पे बना रहा हूँ। दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ मैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्योंकि साथ में पूछ लेते हैं, तो ध्यान से समझना। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे डेबिट साइड आएगा पर्टिकुलर्स, फिर अमन और बोमन। अमन बोमन को मैं A और B लिख रहा हूँ, ठीक है, अमन और बोमन। ठीक है, इसके बाद देखो क्रेडिट साइड भी हमारा आएगा पर्टिकुलर्स और अमन बोमन क्रेडिट साइड। ठीक है, फॉर्मेट बनेगा पर्टिकुलर AB, पर्टिकुलर AB। अब देखो सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ध्यान से देखो। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अमन कैपिटल डेबिट साइड जा रहा है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड जा रहा है अमन कैपिटल। जो भी P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड जाएगा पार्टनर के नाम से, वो पार्टनर कैपिटल में अपोजिट साइड जाएगा। किस साइड जाएगा? क्रेडिट साइड। क्या जाएगा? तो यहाँ पर जाएगा बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन से अकाउंट से? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अमन को डेबिट साइड सैलरी थी 1,20,000 और बोमन को कमीशन था 1,50,000। तो 1,20,000 और यहाँ पे जाएगा 1,50,000। समझ आया? सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन में जो डेबिट साइड है पार्टनर के नाम से, ठीक है, वो अपोजिट साइड जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा पार्टनर कैपिटल। फिर प्रॉफिट था 1,03,000 और 1,03,000, तो बाय P&L एप्रोप्रिएशन 1,03,000, 1,03,000। क्रेडिट साइड से किस साइड आ गया? डेबिट साइड से किस साइड आ गया? अपोजिट साइड, क्रेडिट साइड आ गया। अब देखो यहाँ पर हमारा P&L अकाउंट दे रखा है 4,76,000 का। क्या यहाँ पर बाय अमन बोमन कुछ लिखा है? नहीं लिखा है। जब पार्टनर का नाम नहीं लिखा है तो ये भी हमारा नहीं जाएगा, ये हमारा पार्टनर कैपिटल में नहीं जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा टू बैलेंस CD। टू बैलेंस CD कैसे निकालेंगे? बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर तो निकाल लोगे ना, टोटल ऑफ क्रेडिट में से डेबिट साइड का तो जीरो माइनस कर दो, तो आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। लेकिन सपोज करो यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड आता है, तो वो भी बाय पार्टनर कैपिटल करके आता। क्या आता? बाय पार्टनर कैपिटल। तो वो किस साइड आता? वो फिर डेबिट साइड आता टू P&L एप्रोप्रिएशन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर आ जाता। समझ आया पार्टनर कैपिटल कैसे बनेगा?
अब इसी क्वेश्चन में मैं जर्नल एंट्री भी बता देता हूँ, क्योंकि कभी पेपर में पूछते हैं P&L एप्रोप्रिएशन बताओ या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में पूछ ले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट तो क्या बनाएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन। कभी पूछ लेते हैं पार्टनर कैपिटल भी बनाओ, और कभी कभी पूछ लेते हैं जर्नल एंट्री दो। ना P&L एप्रोप्रिएशन ना पार्टनर कैपिटल, जर्नल। तो हमें पता होना चाहिए सारी चीजें कैसे बनती है, तो जर्नल बता देता हूँ। देखो ध्यान रखना, सबसे पहली जर्नल एंट्री हमारी बनेगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अमन कैपिटल 1,20,000। ठीक है। दूसरी जर्नल एंट्री बनेगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बोमन कैपिटल 1,50,000। तीसरी बनेगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अमन कैपिटल 1,03,000 टू बोमन कैपिटल 1,03,000। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी डेबिट साइड है उसके लिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और जो भी उसके डेबिट साइड लिखा हुआ आ रहा है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है। फिर यहाँ पर P&L अकाउंट करके क्रेडिट साइड आ रहा है, तो एंट्री बनेगी P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन 4,76,000। इस बार क्रेडिट साइड आ रहा है तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट जर्नल में क्रेडिट होगा, और P&L अकाउंट डेबिट होगा कितने से, 4,76,000। समझ आया। पार्टनर कैपिटल अकाउंट की भी जर्नल बनेगी। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में अगर कुछ डेबिट साइड आता तो एंट्री बनती पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लेकिन कुछ भी आ नहीं रहे। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आ रहा है, जिस अकाउंट में क्रेडिट साइड आता है वो जर्नल में भी क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल 1,20,000 1,50,000, जो ऊपर भी हमने करी थी। ठीक है। तो ध्यान रखना जर्नल एंट्री हमारी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की भी बनती है और पार्टनर कैपिटल अकाउंट को भी जर्नल में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर जर्नल बनानी हो तो इनडायरेक्टली P&L एप्रोप्रिएशन वर्किंग नोट में और पार्टनर कैपिटल वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा, वरना जर्नल एंट्री नहीं कर पाओगे, वरना करने चलोगे आधी अधूरी कर जाओगे। जैसे कि एंट्री बनेगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस किस को दे रहे थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अमन बोमन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो था नहीं, अमन कैपिटल सैलरी थी 1,20,000, तो टू अमन सैलरी 1,20,000 टू बोमन कमीशन। ये फाइल दे दूंगा मैं, कितना था, 1,50,000। उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अमन टू बोमन, कितना कितना प्रॉफिट था, 1,03,000 1,03,000, तो 2,06,000 आ गया टोटल। तीसरी एंट्री P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन, कितने का प्रॉफिट था, 4,76,000 रेंट को घटाने के बाद। अब तो मैंने लिख दिया, अब तो समझ आ जाएगा रिवीजन में। नेक्स्ट कंसेप्ट लिखो, व्हेन टोटल एप्रोप्रिएशंस आर लेस देन given profit। when total appropriations are less than given profit, इसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा इन, याद है किसी को, given profit, उसे कहते हैं रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, रेशियो ऑफ ratio of एप्रोप्रिएशन। अगर टोटल एप्रोप्रिएशन गिवन प्रॉफिट से कम है, प्रॉफिट हमारे पास है नहीं जबकि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर सैलरी ज्यादा देना है, तो जो गिवन PSR है उसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, किस में करेंगे, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। ठीक है। और उस केस में सिर्फ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओनली प्रॉफिट विल बी गिवन। कोई भी IOC या सैलरी वगैरह नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अगर प्रॉफिट कम है टोटल एप्रोप्रिएशन से। जैसे कि एक एग्जांपल देख लो, दो पार्टनर्स हैं ए और बी, ए और बी दो पार्टनर्स हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्हें मिलना है 20,000 और 40,000 को। ठीक है। सैलरी इन्हें मिलनी है 50,000 और 50,000। ठीक है। ये दोनों चीजें एप्रोप्रिएशन इन्हें मिलना है, तो हम इसका टोटल करेंगे। ए को टोटल कितना मिलना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी मिला के 70,000, और बी को टोटल कितना मिलना है, 90,000। ठीक है। सपोज करो हमें क्वेश्चन में जो गिवन प्रॉफिट है
वो है हमारा 1 लाख रुपए। गिवन प्रॉफिट है 1 लाख रुपए और PSR दे रखी है इक्वल 1:1। ध्यान से समझना, PSR इक्वल है 1:1 और प्रॉफिट एज पर P&L है 1 लाख। एप्रोप्रिएशन का हमारा कितना टोटल आ रहा है, A का 70,000 और B का 90,000। अब ये तो इंडिविजुअल एप्रोप्रिएशन हो गई, इनका टोटल एप्रोप्रिएशन कितनी देनी पड़ती है, 70,000 प्लस 90,000 विच विल बी इक्वल टू 1,60,000। अब फर्म को 1,60,000 देने पड़ रहे हैं ए और बी को, मतलब टोटल एप्रोप्रिएशन कितनी देनी पड़ रही है, 1,60,000। जबकि फर्म का सिर्फ प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में, 1 लाख रुपए। प्रॉफिट कितना है, 1 लाख रुपए। तो कौन सा केस बना, टोटल एप्रोप्रिएशन इज मोर देन गिवन प्रॉफिट, या प्रॉफिट इज लेस देन टोटल एप्रोप्रिएशन। तो इस केस में जो ये प्रॉफिट है ना 1 लाख रुपए का, ये 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, बल्कि करेंगे रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में। रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन हमारी क्या होगी, 70,000:90,000, मतलब 7:9। रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन होगी 70,000:90,000, मतलब 7:9। कुछ नहीं देंगे, सिर्फ 1 लाख का जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और वो भी कौन सी रेशियो में, गिवन रेशियो में नहीं, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। पहले चेक करने के लिए कि कहीं एप्रोप्रिएशन ज्यादा तो नहीं है, उसमें क्या लेंगे, टोटल एप्रोप्रिएशन, सब पार्टनर का मिला के एप्रोप्रिएशन। लेकिन रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन कैसे निकलती है, इंडिविजुअल एप्रोप्रिएशन का सम टोटल, इंडिविजुअल एप्रोप्रिएशन का सम टोटल। तो हर क्वेश्चन में जिसमें प्रॉफिट कम दे रखा हो ये चेक कर लेना, कभी गिवन प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट करिए रेशियो में तो गलत हो जाएगा। ए और बी पार्टनर्स हैं, कैपिटल है 4 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की रिस्पेक्टिवली, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 6% पर एनम। 4 लाख और 2 लाख पे 6% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा, 6%, 6%। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3। PSR हमें कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है, ठीक है। एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 30,000। नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है हमें, 30,000। समझ आया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3, नेट प्रॉफिट 30,000। प्रिपेयर करना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। अब बच्चा क्या करेगा, क्रेडिट साइड तो दिखा देगा नेट प्रॉफिट 30,000, कुछ बिफोर रेंट वगैरह तो है ही नहीं। डेबिट साइड डायरेक्टली क्या कर देगा, IOC दे देगा, 4 लाख का 6% और 2 लाख का 6%। ऐसा मत कर देना, पहले देखो टोटल एप्रोप्रिएशन कहीं प्रॉफिट से ज्यादा तो नहीं है, तो कैसे निकालेंगे टोटल एप्रोप्रिएशंस। देखो टोटल एप्रोप्रिएशन कैसे निकालेंगे, कौन कौन से पार्टनर्स थे हमारे, ए बी, तो पर्टिकुलर्स ए बी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4 लाख का 6% और 2 लाख का 6%। तो 4 लाख का 6% 24,000 और 2 लाख का 6% 12,000। और कुछ तो नहीं दे रहे, और कुछ तो एप्रोप्रिएशन नहीं है, प्रॉफिट नहीं, एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन मतलब जो P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड जाता है, ठीक है। और तो कुछ है नहीं, तो टोटल एप्रोप्रिएशन कितनी आ गई, 24,000 और 12,000। अब इसका टोटल करेंगे, 24,000 प्लस 12,000 कितना आ रहा है, 36,000। कितना आ रहा है, 36,000। गिवन प्रॉफिट कितना है, ध्यान से समझ लो, गिवन प्रॉफिट कितना है, 30,000। मतलब टोटल एप्रोप्रिएशन सभी पार्टनर्स के मिला के इज ग्रेटर देन प्रॉफिट, गिवन प्रॉफिट। गिवन प्रॉफिट से ज्यादा टोटल एप्रोप्रिएशन। तो ये जो गिवन प्रॉफिट है 30,000 का, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा किसमें, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, ROA, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। अब रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन कैसे निकालते हैं, इंडिविजुअल एप्रोप्रिएशन का सम टोटल, ए का 24,000, बी का 12,000। तो 24,000 इज टू 12,000 कितना आ जाएगा, 2:1। तो 30,000 को किस रेशियो में करेंगे, 2:1 में। समझ आया, तो ये 2:3 जो दे रखी है इसमें मत कर देना, सिर्फ 30,000 को किस में कर दो, 2:1। तो ये आ गया 20,000 और 10,000। 30,000 को कर दिया 2:1। इसी को क्या कह दिया, IOC। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट क्या किया है, प्रॉफिट, लेकिन इसी को दूसरा नाम क्या दे दिया, IOC। IOC अलग से मत दे देना, बस प्रॉफिट देंगे, उसी का नाम चेंज करके क्या लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो ये क्वेश्चन है, इसमें ना मुझे मेन पॉइंट ये बताना है, डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3 है। फिक्स्ड कैपिटल है, जब भी फिक्स्ड कैपिटल होता है अगर जर्नल पूछ ले तो कैपिटल की जगह वर्ड क्या लिखते हैं, करंट अकाउंट। बताया था ना, कैपिटल दे रखी है 1 अप्रैल की 5 लाख 4 लाख। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, 5%। ड्राइंग्स दे रखी है 72,000 की और 50,000, मतलब एक्स ने ड्राइंग करी है 72,000 और वाई ने कितनी करी है, 50,000।
प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू वाई एट द रेट 5,000 पर मंथ वॉज 8 लाख रुपीज। अब यहाँ पर ध्यान से एक चीज पूछ रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से, ठीक है, मुझे बताओ प्रॉफिट बिफोर तो दे रखा है, लेकिन बिफोर के आगे मैंने क्या बताया था, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन या मैनेजर कमीशन। यहाँ पे तो क्या है, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू वाई। इस केस में प्रॉफिट को कुछ नहीं करेंगे, जितना 8 लाख का प्रॉफिट है डायरेक्टली कितना चला जाएगा, 8 लाख। यहाँ पे माइनस मत कर देना, कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी माइनस कर दो। वो मैंने बताया था अगर प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी या आफ्टर, बिफोर की जगह क्या लिखा हो, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उसको ऐड बैक करते हैं, ऐड बैक करते हैं। अगर बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या बिफोर सैलरी है तो कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पे माइनस मत कर देना। बिफोर रेंट इंटरेस्ट ऑन लोन मैनेजर कमीशन होता तो माइनस होता, बहुत इंपॉर्टेंट है वाला। दूसरी चीज ध्यान रखना, बच्चे जल्दबाजी करते हैं, 5,000 पर मंथ है सैलरी, सैलरी क्या है 5,000 पर मंथ, तो 5,000 इंटू 12 कितनी सैलरी आएगी डेबिट साइड, 60,000 पर मंथ या पर एनम, ध्यान से समझना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहे हैं 5%, तो 5 लाख का और 4 लाख का 5%, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 25,000 और 20,000। समझ आया, 5 लाख का 5% 25,000, 4 लाख का 5% 20,000। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी सेट असाइड टू जनरल रिजर्व। डिविजिबल प्रॉफिट होता है, ध्यान रखना, डिविजिबल प्रॉफिट होता है, डिविजिबल डीपी का मतलब डिविजिबल प्रॉफिट, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड माइनस टोटल ऑफ डेबिट साइड। डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड माइनस टोटल ऑफ डेबिट साइड। क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, 8 लाख, इसमें से डेबिट साइड का टोटल माइनस करो, डेबिट साइड का टोटल 45,000 माइनस होगा और 60,000 माइनस होगा। अभी तो हमें ये पता ही नहीं है वैल्यू, ये तो अभी पता नहीं है ना, ठीक है, ये भी अभी नहीं पता हमें, ठीक है, अभी तो सिर्फ इतना पता है 8 लाख टोटल ऑफ क्रेडिट, इसमें से टोटल ऑफ डेबिट 45,000 और 60,000 माइनस करो, तो 8 लाख में से माइनस 25,000 माइनस 20,000 45,000 माइनस हो गया और माइनस 60,000, तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट कितना आया 6,95,000। कितना आएगा 6,95,000। इसका 10% कहाँ पे जाएगा, जनरल रिजर्व में, तो इसका 10% ये हमारा आ रहा है, जो हमें दे रखा है डेबिट साइड कितना 69,500। कितना आया 69,500, समझ आया 69,500। तो अगर आ जाए डिविजिबल प्रॉफिट का 10% कहाँ जाना है, जनरल रिजर्व, तो टोटल ऑफ क्रेडिट माइनस टोटल ऑफ डेबिट करके क्या आएगा डिविजिबल प्रॉफिट, उसका 10% निकाल देंगे और बचा हुआ प्रॉफिट क्या हो जाएगा, रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बचा हुआ प्रॉफिट ये आ गया 6,25,500। तो लिखो डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट साइड माइनस टोटल ऑफ डेबिट साइड। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा ओपनिंग कैपिटल। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल होती है मतलब 1 अप्रैल की, 1 अप्रैल को ईयर स्टार्ट होता है ना। ओपनिंग कैपिटल दो केस में कैलकुलेट करनी होती है, या तो हमें कैपिटल एट 31 मार्च गिवन है, कैपिटल एट 31 मार्च गिवन है, जिसे हम कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल, या फिर क्वेश्चन स्पेसिफिकली कह दे, क्वेश्चन स्पेसिफिकली कह दे कि क्या निकालो, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करो, ओपनिंग कैपिटल। देखो जब भी हमें आईओसी निकालना होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा निकलता है ऑन ओपनिंग कैपिटल। कौन सी कैपिटल पे निकलता है, ओपनिंग कैपिटल। अगर हमें क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो इस पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आईओसी का रेट नहीं निकाल सकते, पहले क्लोजिंग कैपिटल से क्या निकालो, ओपनिंग कैपिटल, फिर ओपनिंग कैपिटल पे मल्टीप्लाई करके आईओसी का रेट क्या निकलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट निकल जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कौन सी कैपिटल पे निकलता है, ओपनिंग कैपिटल। तो अगर क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो पहले क्या निकालो, ओपनिंग कैपिटल, फिर उसके ऊपर क्या निकालो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा होता है डायरेक्टली, हमसे कहता है बस ओपनिंग कैपिटल निकाल दो, तो तब भी हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो ये तो पहले लिख लो कि ओपनिंग कैपिटल कब कब निकालनी पड़ेगी। आईओसी कैलकुलेट होता है ओपनिंग कैपिटल पे, लिख लेना। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। अब देखो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले कैपिटल एट द एंड, मतलब सबसे पहले लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। उसमें कुछ चीजें ऐड करेंगे, एक है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। अगर ड्राइंग्स के आगे अगेंस्ट कैपिटल लिखा हो तभी उसे मानेंगे ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, सिर्फ ड्राइंग्स लिखा हो तो उसे मानेंगे ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। दो तरह की होती है, तो प्रॉफिट में से पैसा निकालते हैं तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, या कैपिटल में से पैसा निकालते हैं उसे कहते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। कुछ नहीं लिखा है
सिर्फ ड्राइंग्स लिखा है तो क्या मानेंगे, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। तो दोनों को ऐड कर देंगे, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल या ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी ऐड कर देंगे और शेयर ऑफ लॉस को भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये चार चीजें तो ऐड हो जाएंगी। फिर टोटल आ जाएगा, माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल को माइनस कर देंगे, पार्टनर का सैलरी या रेम्यूनरेशन माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, सिर्फ ओपनिंग कैपिटल निकालना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी माइनस कर देंगे, और शेयर ऑफ प्रॉफिट जो पार्टनर्स का है उसको भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। इसको फॉर्मेट को बना लो, एक जगह हो जाएंगे सारे कंसेप्ट, फटाफट से लिख लो। क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 23, सी एंड डी पार्टनर्स हैं और कैपिटल एट द एंड, मतलब क्लोजिंग कैपिटल है 7 लाख और 6 लाख। कैलकुलेट करना है ओपनिंग कैपिटल। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, क्लोजिंग कैपिटल सी की 7 लाख और डी की 6 लाख। उसके बाद हमारा ड्राइंग्स दे रखी है, ड्राइंग्स प्लस होती है, कुछ नहीं दे रखा है तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट मानेंगे, 75,000 और 50,000 प्लस हो जाएगा। उसके बाद डी इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर, इसे क्या कहेंगे, एडिशनल कैपिटल। इसे क्या कहेंगे, एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल क्या होती है, माइनस हो जाएगी। एडिशनल कैपिटल क्या हो जाएगी, माइनस। सिर्फ डी के में से माइनस होगी, ध्यान रखना, सी के में से नहीं होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 15,000 और 10,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या होता है, माइनस हो जाएगा, 15,000 और 10,000। ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है 7,500 और 5,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। उसके बाद हमें दे रखा है शेयर ऑफ लॉस ऑफ ईच पार्टनर, दोनों पार्टनर को कितना कितना लॉस है, 20,000। शेयर ऑफ लॉस क्या होता है, प्लस होता है। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल 787,500 और 5,65,000 सी और डी की। समझ आया, प्लस माइनस कर दिया नॉर्मली जो दे रखा था बस। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कई बार एमसीक्यू में भी आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स दो तरह की होती है, एक होती है रेगुलर ड्राइंग्स और एक होती है इरेगुलर ड्राइंग्स। रेगुलर ड्राइंग्स कौन सी होती है, जो सेम अमाउंट हम विदड्रॉ कर रहे हैं, सेम अमाउंट विदड्रॉ कर रहे हैं और सेम टाइम इंटरवल पे कर रहे हैं, सेम टाइम इंटरवल पे विदड्रॉ कर रहे हैं, सेम अमाउंट एंड सेम टाइम इंटरवल पे विदड्रॉ कर रहे हैं, वो होती है रेगुलर ड्राइंग। और जो सेम टाइम पे विदड्रॉ नहीं कर रहे और सेम टाइम इंटरवल भी नहीं है, वो होती है इरेगुलर ड्राइंग्स। रेगुलर ड्राइंग्स के केस में हमारा एवरेज पीरियड मेथड लगता है। कौन सा लगता है, एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड के अकॉर्डिंग हमारी जो ड्राइंग्स होती हैं वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है। वो कैसे निकलता है, एक तो ध्यान रखना एवरेज पीरियड मेथड कौन सी ड्राइंग्स में लगता है, रेगुलर ड्राइंग्स। रेगुलर ड्राइंग मतलब जो सेम टाइम इंटरवल पे विड्रॉ कर रहे हैं और सेम अमाउंट। एवरेज पीरियड मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हमारा फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम लेते हैं ड्राइंग्स की अमाउंट पर एनम, पूरे साल कितनी ड्राइंग्स करी है उसकी अमाउंट लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय करते हैं हम रेट डिवाइडेड बाय 100, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है डिवाइडेड बाय 100, मल्टीप्लाई बाय करते हैं एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12, और एवरेज पीरियड के ऊपर लगा रहा हूँ मैं स्टार 1। तो एवरेज पीरियड मेथड कब यूज होता है, जब रेगुलर ड्राइंग होती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला ड्राइंग्स पर है ना, पूरे साल की ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ ड्राइंग डिवाइडेड बाय 100 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डिवाइडेड बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। अब ये एवरेज पीरियड बता रहा हूँ मैं, एपी का मतलब है एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड ध्यान रखना हमारा, सबसे पहले अगर हम विड्रॉ कर रहे हैं मंथली, ड्राइंग्स है हमारी मंथली, या ड्राइंग्स है हमारी क्वार्टरली, हाफ ईयरली का बाद में करेंगे, या तो ड्राइंग्स है हमारी मंथली या ड्राइंग्स है क्वार्टरली। अगर मंथली है तो तीन केस बनेंगे, मंथली एट द बिगनिंग ऑफ ईच ईयर कर रहे हैं, या एट द मिडल ऑफ ईच ईयर कर रहे हैं, या फिर एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हर साल के बिगनिंग में मतलब 1 तारीख को, या मिडल 15 तारीख को, या एंड 30 या 31 तारीख को। सेम क्वार्टरली, या तो बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, या मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, या एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है। अब देखो, अगर मंथली ड्राइंग्स है तो मंथली ड्राइंग्स के केस में हमारा बिगनिंग ऑफ ईच ईयर में एवरेज पीरियड होता है 6.5 डिवाइडेड बाय 12। क्या होता है, 6.5 डिवाइडेड बाय 12। इससे आधा कम कर दो, क्या माइनस कर दो इसमें से, 0.5, इसमें से माइनस कर दो 0.5। तो मिडल ऑफ द
मंथ में, मिडल ऑफ मंथ में जो ड्राइंग है वो आ जाएगा 6/12। इसमें से भी आधा माइनस कर दो तो एंड ऑफ द मंथ में आ जाएगा एवरेज पीरियड 5.5 डिवाइडेड बाय 12। अगर हम क्वार्टरली देखें, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं 3-3 महीने के, तो बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में हमारा आता है 7.5 डिवाइडेड बाय 12। क्वार्टर में 1.5 माइनस करते हैं, कितना करेंगे 1.5, तो मिडल में आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 12। और एंड ऑफ द क्वार्टर में हमारा अगेन 1.5 माइनस कर देंगे तो 6 में से 1.5 जाएगा, 4.5 डिवाइडेड बाय 12। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर ये एवरेज पीरियड निकालने का कोई फॉर्मूला भी होता है, तो फॉर्मूला कई बार एमसीक्यू में आ जाता है। नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे हैं, प्लस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग होल डिवाइडेड बाय 2, होल डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। समझ आया? ठीक है, जैसे कि मैं बता देता हूँ, अभी प्रूफ भी कर देता हूँ। सपोज करो हम ड्राइंग कर रहे हैं 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल को ड्राइंग कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मतलब हम हर महीने की पहली तारीख को कर रहे हैं, हर महीने की पहली तारीख को कर रहे हैं। 1 अप्रैल से कब तक होगा, 1 मार्च तक होगा पहली ड्राइंग 1 अप्रैल, और हर महीने की 1 तारीख को कर रहे हैं तो 31 मार्च से लास्ट वाला 1 तारीख कब पड़ेगी, 1 मार्च को। तो फर्स्ट ड्राइंग से लेकर नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने हैं, 12 महीने, प्लस लास्ट ड्राइंग कब होगी, 1 मार्च को, बिगनिंग ऑफ द मंथ है तो बिगनिंग का मतलब हर महीने कर रहे हैं ना, तो 1 मार्च को, तो 1 मार्च से 31 मार्च तक कितने महीने हैं, 1 महीना, तो 12 महीने प्लस 1 महीने डिवाइडेड बाई 2, तो 13 मंथ्स डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 6.5। और यहाँ भी कितना था 6.5, बिगनिंग ऑफ ईच। समझ आया? क्वेश्चन देखो, इलस्ट्रेशन 31। एक पार्टनर विड्रॉ कर रहा है 10,000 पर मंथ, मतलब हर महीने 10,000 रुपये क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। अगर रेट ऑफ ड्राइंग क्या दे रखा है, इंटरेस्ट का रेट दे रखा है कितना, 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है अगर ड्राइंग्स रेगुलर है, पहला एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, फिर मिडल ऑफ ईच मंथ और फिर एंड ऑफ ईच मंथ। ध्यान रखना कभी कभी पहले बिगनिंग लिखते हैं फिर एंड लिख देते हैं फिर मिडल लिखते हैं, जल्दबाजी में गलत मत कर देना। तो बिगनिंग ऑफ ईच मंथ में हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू ड्राइंग्स पर एनम, पूरे साल की ड्राइंग्स, इनटू रेट ऑफ ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड बाय 12। तो सबसे पहले देखो 10,000 पर मंथ है तो पूरे साल की कितनी हो जाएगी, 10,000 इंटू 12, तो पूरे साल की टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई, 12 महीने। तो 1,20,000 टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, तो इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100। बिगनिंग में एवरेज पीरियड कितना बताया था 6.5 डिवाइडेड बाई 12, तो इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12, आंसर आ गया 3250। मिडल ऑफ मंथ में अगेन 1,20,000 टोटल ड्राइंग्स, 5 रेट ऑफ इंटरेस्ट था तो 5/100 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, तो आंसर आ जाएगा 3000। एंड ऑफ ईच मंथ में 1,20,000 टोटल ड्राइंग्स पूरे साल की, इंटू 5%, तो 5 डिवाइडेड बाई 100, एवरेज पीरियड होता है एंड ऑफ द मंथ में 5.5, तो इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 12, आंसर आ जाएगा 2750। एवरेज पीरियड दिखाना चाहो तो ऐसे निकाल के दिखा सकते हो, नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग होल डिवाइडेड बाई 2। देखो जैसे ये एंड ऑफ द मंथ में कर रहे हैं, मतलब पहली ड्राइंग कब करी होगी 30 अप्रैल को, और लास्ट ड्राइंग कब करेंगे 31 मार्च को। एंड ऑफ द मंथ का मतलब यही हो ना, पहला महीना लास्ट डेट 30 अप्रैल, और आखिरी महीना मार्च का अगले साल क्या तारीख होगी 31 मार्च। तो नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 30 अप्रैल से 31 मार्च 11 महीने, प्लस 31 मार्च से 31 मार्च 0 महीने, 0 मंथ्स, होल डिवाइडेड बाई 12 आ गया ना 5.5 डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइड बाई 12 कर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी है, 10% का रेट है। इफ ही विड्रू 60,000 इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है, इफ ही विड्रू 60,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मैंने ये बताया था पहले बिगनिंग बच्चा उसके बाद मिडल पढ़ता है, लेकिन क्या दे दिया, एंड दे दिया। फिर अमाउंट चेंज कर दी, 60 के बाद यहाँ पे क्या कर दिया विड्रॉ, केस 3 90,000, और यहाँ पे क्या है मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। यहाँ बच्चा फ्लो में 60-60 ही कर देता है, जबकि तीसरे में क्या है 90,000। तो देखो सबसे पहले
60,000 है, तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 60,000 इंटू 4 पूरे साल की कितनी हो जाएगी? 2,40,000 इंटू रेट है 10 डिवाइडेड बाई 100, और बिगनिंग में एवरेज पीरियड क्या होता है? 7.5 डिवाइडेड बाई 12, वही दे रखा है 7.5 डिवाइडेड बाई 12, तो आंसर आ गया 15,000। ठीक है। इसी तरह एंड ऑफ द ईच मंथ, एंड ऑफ द ईच मंथ में 2,40,000, 60,000 इंटू 4, 2,40,000 इंटू 10%, 10/100 इंटू एंड ऑफ द मंथ में होता है 4.5 डिवाइडेड बाई 12, तो 4.5 डिवाइडेड बाई 12 9,000। ठीक है, देख लो इधर। और मिडल ऑफ ईच मंथ में 90,000 था, तो 90,000 इंटू 4, तो टोटल हो गए 3,60,000 इंटू 10% का रेट, और मिडल ऑफ मंथ में होता है 6 डिवाइडेड बाई 12 एवरेज पीरियड, तो 6 डिवाइडेड बाई 12, तो आंसर आ जाएगा 18,000। समझ आया ये?